चल रही है ना? तो बैक में जाएगा ये। तो वो बंद तो नहीं होगा? उम्र लंबी। चलिए। तो आज इसमें सबका AIB सब पास हो गए नहीं, जितने गए थे? और और कौन गया था? चलिए। तो यहाँ पे काग्निजेंस 210 में लेता है मजिस्ट्रेट, किसका लेता है? पता चल गया ना, इन्हीं FIR का, कंप्लेंट का, और लेता है। ठीक है, अदर पर्सन। अब उसके बाद हमको क्या करना है कि कहता है कि और एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो such rank as the state government may by general or special order prescribed in this behalf acting on the requisition of such officer may examine orally and person supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the cases। क्या बात समझ में आई कि यहाँ पे जो पुलिस अधिकारी की अपेक्षा पर कार्य करने वाला पुलिस अधिकारी जो ऐसी पंक्ति से निम्नतर पंक्ति का नहीं है, जिसे, ये बात हम लोगों ने एक जगह और कहीं पढ़ी थी, याद आ रहा है? उससे जो राज्य सरकार जिसको, हाँ, नहीं होगा, जिसे राज्य सरकार साधारणता या विशेषता आदेश द्वारा इसके लिए निहित करे। मामले के तथ्यों के आधार पर परिस्थितियों से परिचित समझे वाले किसी व्यक्ति की मौखिक परीक्षा कर सकता है। एक शब्द आपको प्री के लिए और मिला, क्या मिला? मौखिक परीक्षा कर सकता है, अंडरलाइन कर देना उसको। ठीक है, अब देखिए, बात तो ये हो गई। सब क्लास 2 क्या कहता है? सब क्लास 2 कहता है कि सच पर्सन शैल बी बाउंड टू आंसर ट्रूली ऑल क्वेश्चन। बात समझ रहे हो ना? यानी कि ऐसा व्यक्ति उन प्रश्नों के सिवाय, अब दे दिया ना यहाँ पे, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्या 161 का बयान या 161 में साक्षी साक्ष्य देने के लिए बाउंड है, तो आप क्या करोगे? बाउंड है। लेकिन अगर सवाल में घुमा के पूछ दे कि क्या सभी प्रश्नों का सही सही उत्तर देने के लिए बाउंड है, तो ध्यान देना, नहीं, यहाँ बाउंड तो आपने पकड़ लिया, लेकिन क्या सभी प्रश्नों का सही सही उत्तर देने के लिए बाउंड है? बोलो। सही सही उत्तर देने के लिए, वर्ड समझो, सही सही उत्तर देने के लिए बाउंड है। लेकिन अगर उसके सेल्फ इंक्रिमिनेशन से रिलेटेड, यानी आत्म अभिशंसन से संबंधित प्रश्नों को अगर किया जाता है, आर्टिकल 20 सब क्लास 3, तो वहां पे वो बाउंड। ठीक है, यानी कि या कोई ऐसा सवाल जो उसको खुद को उस केस से संबद्ध करता हो या उसमें उसको फंसाता हो, तो वहां पे वो बाउंड। और अगर सच सच सवालों का जवाब नहीं देता है, तो सच सच सवालों का जवाब नहीं देता है, तो जो उससे पूछा गया है उनका सही उत्तर नहीं देता है, तो BNS की धारा 200 क्या है, 217 BNS। एक गलत तरीके से आप सोच,
तो ना घुमाने लगे ना साक्षी। तो बात समझ में आ गई। यानी अब ये आ गया ना, दो बातें आ गई। एक तो बाउंड है, सही सही उत्तर देने के लिए क्या है, बाउंड है। लेकिन सभी उत्तरों का अब सभी उत्तरों का उल्टा कर दे सवाल फिर, कि क्या एक साक्षी सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाउंड है, तब यहाँ पे सवाल आंसर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि अब सब शामिल हो गए। ठीक है, चलिए सब क्लास 2 ऐसा व्यक्ति, अच्छा ये हो गया। सब क्लास 3 में आइए। The police officer may reduce into writing an statement made to him in the course of an examination under this section, and if he does so, he shall make a separate and true record of the statement of each such person whose statement he recorded. पुलिस अधिकारी इस धारा के अधीन परीक्षा के दौरान उसके समक्ष किए गए किसी भी कथन को क्या करेगा, लेखबद्ध कर सकेगा। और यदि वो ऐसा करता है तो वो प्रत्येक ऐसे किए गए या ऐसे व्यक्ति के कथन का पृथक और सही अभिलेख बनाएगा जिसका कथन वो अभिलिखित करता है। अब यहाँ पे यानी कि उसके स्टेटमेंट का जो एक रिकॉर्ड है वो सेपरेट भी कर सकता है। ठीक है, और जिस भाषा में वो देगा उस भाषा में पहली शर्त तो होती है, लेकिन अगर वो तमिल में दे रहा है या वो उर्दू में दे रहा है, राइटिंग वो इंग्लिश में किया जा रहा है, तब क्या होगा? तब कुछ समस्या आएगी। पढ़ के उसको सुनाया जाएगा, समझाया जाएगा। फिर प्रोवाइडेड दैट, इसमें भी जोड़ दिया गया है कि क्या होगा, दृश्य, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब साधनों द्वारा भी अभिलिखित किया जाएगा। फिर वही महिलाओं से संबंधित सवाल आ गया है ना, वहाँ पे महिला अधिकारी ही जिम्मेदार होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं इसके ऑपरेशन में। 161 का बयान किसका है? साक्षी का। 161 में साक्षी का बयान, विटनेस का। अब 161 में साक्षी का बयान, अगर उस बयान को लिखने में विलंब हो जा रही, देरी हो जा रही, तो ये बयान कौन लेता है? पुलिस अधिकारी लेते हैं। पुलिस अधिकारी में से कौन होता है? जो आईओ होता है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा अगर विलंब हो जाता है? और विलंब में क्या इसमें उस साक्षी के बयान को लेने में जो विलंब हो रहा है, क्या उसका कारण लिखना भी जरूरी है? तो ये देखो, साक्षी के बयान को तुरंत क्यों लिखा जाता है, या तुरंत लिखा जाना क्यों जरूरी होता है? अगर कुछ घंटों का विलंब करता है, यानी साक्षी का साक्ष्य लिखने में वो डिले करता है, तो यहाँ पे जो बचाव पक्ष है उसके लिए घातक हो सकता है। बचाव पक्ष कौन है? और ये अभियोजक के लिए एक गंभीर त्रुटि भी हो सकती है, यानी कि प्रोसिक्यूटर्स के लिए, क्योंकि प्रोसिक्यूटर पुलिस एक ही थैली के
चट्टे बट्टे। तो अब अभियोजन को भाई मैटर चाहिए कोर्ट में पेश करने के लिए। अब अगर वहीं से फॉल्ट हो गया तो समस्या तो बन जाएगी ना, और वहीं पे बचाव पक्ष को अवसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 161 में, यानी कहने का मतलब कि 161 के बयान में देरी नहीं की जानी चाहिए और इसको तुरंत लिख लेना चाहिए, और अगर डिले हो रहा है तो उसमें आपको रीजन लिखना चाहिए। ये 161 में आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगर विलंब हो रहा है तो आपको उसमें रीजन दिखाना चाहिए कि साहब किस लिए ये विलंब हो, क्योंकि 2.5 महीने 2 महीने भी विलंब हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है। तो आपको रीजन दिखाना होगा कि क्यों रीजन ये हमारा विलंब हुआ। ठीक, नेक्स्ट आइए, इसमें केस था नंदिनी सतपथी बनाम PL दानी का। ठीक है, इसमें क्या अभियुक्त, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि कहाँ पे कि अभियुक्त व्यक्ति वहां पे नहीं शामिल होता है, कहाँ पे पढ़ा था, याद आ रहा है कुछ? अभियुक्त व्यक्ति को, हाँ थिंग्स, उसमें हम अभियुक्त व्यक्ति को इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे नंदिनी सतपथी बनाम PL दानी के केस में ये कहा गया था कि इसमें किसी अन्य व्यक्ति जो लिखा हुआ है, यानी व्यक्ति शब्द जो यूज किया गया है या एनी पर्सन जो यूज किया गया है, वहाँ पे अभियुक्त व्यक्ति भी शामिल है। ठीक है, वो भी साक्षी के तौर पे लाया जा सकता है। ठीक है, और इसका प्रयोग 161 का 148 याद है, 148 BSA। राइटिंग कुछ है, याद आ रहा? 148 पूर्वतन लेखबद्ध ऐसे कुछ है, कथनों का प्रतिपरीक्षा में है। हम तो हिंदी बोल दिया, अब इंग्लिश बोल दो ना। नहीं, भूल गए, प्रीवियस वर्ड तो यूज ही नहीं हुआ है। हाँ, अब ये पूर्वतन, ये तो पूर्वतन ही तो है ना, पहले ही तो प्रीवियस ही तो हुआ है भैया। अभी घटना घटी और हमने इन राइटिंग ले लिया विटनेस का, तो क्या है, पूर्वतन लेखबद्ध कथनों का, कथनी तो ले रहा है, साक्षी से क्या लिखा रहा है? क्रॉस एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस, यही तो है। नहीं समझ में आ रहा है? खुशबू, तुम बिखरी बिखरी क्यों हो? 217 उसमें क्या है? नहीं, वो अलग चीज होती है ना, वो 212। ठीक, अब आइए, इतनी बात समझ में आ गई। 180 में क्लियर है, आगे बढ़े। 161 की बात समझ में आ गई ना? कौन देगा स्टेटमेंट, किसका होगा? विटनेस का होगा। कौन लेगा? पुलिस वाला लेगा। विलंब नहीं होना चाहिए, और क्या क्या पूछ सकता है? बाउंड है, एक्सेप्ट, ओरली होगा, और बाउंड है एक्सेप्ट ऑल स्टेटमेंट्स, सभी कथन करने, सभी प्रश्नों का उत्तर देने में बाउंड है। हाँ, सही सही उत्तर देने के लिए बाउंड है, सही सही उत्तर देने के लिए बाउंड है, लेकिन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाउंड। ठीक, ये और PL दानी का केस हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, अब इसी से मिलता जुलता आ जाइए आगे। 162 यानी 181, वहां पे 162 था और यहाँ पे 181 है। ये क्या कहता है कि स्टेटमेंट टू पुलिस एंड यूज देयर ऑफ, इसमें कोई वर्ड गैप किया गया है क्या? स्टेटमेंट टू पुलिस
हमको लाल अच्छा लगता है। स्टेटमेंट टू पुलिस एंड यूज देयर ऑफ, अच्छा दिख रहा है, एंड यूज देयर ऑफ है, लेकिन अंदर तो है, बाहर गायब कर दिया। पुलिस को किया गया कथन तथा उसका उपयोग। कहता है कि नो स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन to a police officer in the course of an investigation under this chapter shall, if reduced to writing, be signed by the person making it, nor shall any such statement or any record thereof, whether in a police diary or otherwise, or any part of such statement or record be used for any purpose save and hereinafter provided that at any inquiry or trial in respect of any offense under investigation at the time when such statement was made। किसी व्यक्ति को, अब यहाँ पे, वहां पे क्या था, यहाँ पे किसी पुलिस अधिकारी से इस अध्याय के अधीन अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन यदि लेखबद्ध किया जाता है तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया, और ना ऐसा कोई कथन या उसका कोई अभिलेख, चाहे वो पुलिस डायरी में हो या ना हो, और ना ऐसा कथन अभिलेख का कोई भाग ऐसे किसी अपराध की जो ऐसा कथन किए जाने के समय अन्वेषणाधीन था, ऐसी जांच या विचारण में इसमें इसके पश्चात या उपबंधित के सिवाय किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाएगा। कहाँ पे? इंक्वायरी एंड ट्रायल। किसके सिवाय? इसके सिवाय। इसमें इसका जो मसला है वो ये बस एक लाइन का मसला है इसमें कि ये जो स्टेटमेंट होंगे क्या ये सब्सटेंशियल होंगे या ये कोरोबोरेटिव होंगे, किस रूप में इनको लिया जा रहा है। यानी कि जो अन्वेषण के दौरान यानी इन्वेस्टिगेशन के टाइम में जो पुलिस अधिकारी द्वारा स्टेटमेंट लिए जाते हैं, इनका एविडेंसरी वैल्यू क्या होगा, क्योंकि ना तो ये एफिडेविट पे लिए जाते हैं और ना ही इनका क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है। क्रॉस एग्जामिनेशन ठीक है। फिर यानी कि कहने का मतलब साक्ष्य विधि के अनुसार ये स्टेटमेंट उन तथ्यों के साक्ष्य नहीं होते हैं जो यहाँ पे कहे गए हैं, ठीक है। यानी जो साक्ष्य नहीं होते जो उसमें कहे गए हैं, यानी कहने का मतलब ये सारवान साक्ष्य के रूप में ग्रहण, यदि कथन करने वाला व्यक्ति विचारण के समय साक्ष्यकार के रूप में बुलाया जाता है तो उसका पूर्व कथन साक्ष्य के सामान्य नियमों के अनुसार न्यायालय में उसकी सत्यवादिता की संपुष्टि के लिए प्रयुक्त किया। यानी कि बेटा जब उस वक्त आप बोले थे जो बात यहां पे जो आज आप बोल रहे हो उसमें गड़बड़ है, तो उस चीज को परखने के लिए जो चीज उसने पहले बोली थी उसमें इसका इस्तेमाल यानी इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल वहां पे हम सकते हैं।
ये क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ नहीं, ये भी कोरोबोरेटिव भी नहीं है, ये कोरोबोरेटिव भी नहीं है ना, तो ये इसको कहीं उस पर लिख देना, ना तो ये कोरोबोरेटिव होता है और ना ही ये सब्सटेंशियल होता है, है? ये है? हाँ, लेकिन यहां पे नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ये सिर्फ इसका जो इस्तेमाल होता है वो जो अभियुक्त व्यक्ति होता है, जो एक्यूज्ड बंदा होता है, उससे यानी उस बचाव पक्ष कौन होगा? एक्यूज्ड होगा। बचाव पक्ष की बातों को खंडन करने के लिए, खंडन मतलब रिब्यूट, साहब ये बोल रहे हैं, और इसका इस्तेमाल यानी इस कथन का इस्तेमाल साक्षी नहीं, एक्यूज्ड क्या कर सकता है? कर सकता है, लेकिन एक्यूज्ड के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट एक्यूज्ड ही नहीं इस्तेमाल कर सकता। यानी कि अगर हम कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं 162 में, हमारा कोई कथन है, हम एक्यूज्ड है, हमारा ही कोई स्टेटमेंट अगर है, तो क्या हम उसको आगे चल के अपनी ही बात को मजबूत करने के लिए उसको कर सकते हैं? नहीं कर सकते, स्ट्रिक्टली मना है। हाँ, वो जो व्यक्ति दूसरा बोला है, जो दूसरा बोला है, कोई भी बंदा, यहाँ पे कोई भी पर्सन है, स्टेटमेंट दिया कि साहब ऐसी ऐसी घटना हुई थी, तो इसका इस्तेमाल पुलिस वालों को दिए जाने के कारण ना तो सब्सटेंशियल हो रहा है और ना तो कोरोबोरेटिव हो रहा है, क्योंकि पुलिस वालों के सामने दिया गया है, ठीक है। तो इसीलिए सिर्फ खंडन के लिए होगा, बाकी और किसी के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होगा, बस इतनी सी बात है। और इसमें इसीलिए साइन भी नहीं करवाई जाती है, ठीक है। यानी 162 में और भी बातें जो हैं वो, यानी 148 यहाँ पे भी इन्वॉल्व है, ठीक है, 148 यहाँ पे भी इन्वॉल्व। और ये कब इस्तेमाल किया जाएगा? जब उस व्यक्ति को जिसने दिया है उसको अभियोजन साक्षी के रूप में जब बुलाया जाएगा, यानी कि जब सरकारी वकील बुलाएगा जिसने ये स्टेटमेंट दिया है, तब जाके उसके इस बयान को, हाँ, और फिर 145 में खंडन के लिए हो ही जाएगा, ठीक। और बाकी वो तो जानते ही हो कि 27 धारा 27 यहाँ पे भी इस, हाँ, अगर ये स्टेटमेंट जो लिखाया जा रहा है अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान नहीं है, तो ये 162 का बयान तो धारा 162 की परिधि में वो नहीं आएगा। यानी कि ये कहने का मतलब कि 162 का जो बयान है वो कब होना चाहिए? इन्वेस्टिगेशन के दौरान होना चाहिए। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर किसी ने कहा कि साहब फला जगह फला वस्तु रखी हुई है, तो वहां पे
वहाँ पे उसको लाया जा सकता है। यानी 162 बात, अब इसको सीधी भाषा में समझ लो, बिल्कुल सीधी सी बात है इसकी कि 162 में जो स्टेटमेंट दिया गया किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसको दिया गया? पुलिस को। तो इन्हें कहने का मतलब ना तो ये स्वीकृति है और ना ही ये, यानी ना तो ये एडमिशन है और ना ही ये कन्फेशन। तब जब ना एडमिशन है ना कन्फेशन है, तो बस एक इंफॉर्मेशन है हमारे पास, और इस इंफॉर्मेशन का प्रयोग हम उसको खंडन करने में, साहब ये बात भी हुई थी, उसमें कर सकते हैं, बाकी और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, इसीलिए वहाँ पे साइन नहीं करवाया जाता। ठीक है, तो इसीलिए ये स्तरहीन हो जाता है, स्टेटमेंट जो है स्तरहीन हो जाता है। एक तो कहते हैं ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, सुना है कि नहीं? एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, है ना? एक तो बयान ऊपर से पुलिस वालों को, और फिर तीसरा उस पर साइन भी नहीं है, तो मतलब क्या है? इसीलिए यहाँ पे इसको नहीं रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे आइए नेक्स्ट, क्योंकि अभी हाँ एक चीज और है, यहीं पे एक चीज और समझ लें। 162 का बयान अगर देने के बाद कोई व्यक्ति मर जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कर सकता है, तो एक्यूज्ड बंदा जो जो विक्टिम है वो भी तो कर सकता है, विक्टिम का भी तो बयान हो सकता है ना 162 में। 161 में भी होता मरते हुए व्यक्ति का बयान। तो ये जो 162 बयान 162 के रूप में हो रहा है, पुलिस वाले लिख रहे हैं, डॉक्टर वहां पे उपस्थित है। ठीक है, तो पुलिस वाला लिख रहा है, डॉक्टर उपस्थित है, साइन नहीं किया, मर गया, तो 162 में हो रहा है बयान, तो क्या वो डाइंग डिक्लेरेशन हो जाएगा? सोचना, यहाँ पे समझ के जवाब देना, क्या वो डाइंग डिक्लेरेशन हो जाएगा? और उसका इंपॉर्टेंस क्या होगा? क्योंकि पुलिस अधिकारी लिख रहा है डॉक्टर के सामने। ये डाइंग डिक्लेरेशन होगा, और एज ए मजिस्टेरियल, जो मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया डीडी होता है, उसकी तरह वह इसका वैल्यू होगा। क्यों? क्योंकि ये पुलिस अधिकारी द्वारा डॉक्टर के सामने लिखा गया है। ठीक है, इसका एक ये इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, और हस्ताक्षर नहीं हुआ था। कोई जरूरी लगवा दिए तो लगवा दिए। यानी कहने का मतलब कि क्या 162 का बयान डाइंग डिक्लेरेशन हो सकता है? हो सकता है। क्या वो मजिस्ट्रेट को दिए गए डाइंग डिक्लेरेशन की तरह हो सकता है? हो सकता। कब हो सकता है? जब पुलिस अधिकारी किसी डॉक्टर की उपस्थिति में लिख रहा हो। ठीक है, उपस्थिति में। ठीक है, अब एक चीज और आती है, भी जो मैंने भाषा का इस्तेमाल किया था ना, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि किसी पुलिस वाले को ये चीज नहीं पता थी, और उसने बयान लिया, बयान लेने के बाद कहा भाई यहाँ साइन कर दो, और इसमें देखिए 45 मिनट इसका हो गया, एक कट गया, दोबारा रिकॉर्डिंग फिर शुरू करनी पड़ेगी, चलान रहेगी।
चल रही। अच्छा, कंटिन्यू। वापस कैसे जाएगा यहीं पे? कंटिन्यू होता है। ठीक, अब एक दो बातें और समझ लो यहाँ पे। और पहली बात तो ये कि ने हस्ताक्षर ले लिया, अंगूठा लगवा लिया, तो क्या वो दूषित हो जाएगा? दूषित का मतलब सर विसिएट, क्या वो दूषित हो जाएगा? है? सर अब तो वीडियो रिकॉर्डिंग होने लगी ना सर, मतलब उसके आधार पे हम खारिज नहीं कर सकते, ठीक है। और भाषा का मैंने बताया था कि भाषा उसमें भी और इसमें भी, कि अगर भाषा दूसरी है, बोल दूसरे भाषा में रहा है, वो बिल्कुल नहीं जानता बेचारा, और कथन, तो यहाँ पे अनुवाद करके उसको समझाया जाएगा, सुनाया जाएगा। तो इसका मतलब कि किसी भी भाषा में दिया गया बयान, किसी भी भाषा में ट्रांसलेट करके किया गया उसका इस्तेमाल हमारे किसी भी बयान को, हमारे किसी भी स्टेटमेंट को वो मैलाफाइड यानी विसिएट नहीं करती, ठीक है। अब एक बात बताइए हमको, आप करीब करीब हर सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, जैसे आप यूएनओ पढ़ते हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो, है ना, आप इस बीएनएसएस भी पढ़ रहे हो, और आपने बीएसए भी पढ़ा होगा, आपने आईपीसी भी पढ़ी होगी। तो प्रोसीजरल लॉ जो है, आपको जजमेंट लिखने का अवसर कहाँ पे मिलता है? एविडेंस में मिलता है कि आईपीसी में मिलता है कि बीएनएसएस में मिलता है? आपको जजमेंट लिखने का अवसर कहाँ मिलता है? बीएसए में क्यों नहीं मिलता? आईपीसी में क्यों नहीं मिलता? वो दोनों एक अनपढ़ है, अनपढ़, वो लिख नहीं सकते। जो अनपढ़ है वो लिख नहीं सकता, लेकिन बीएनएसएस जो है ये पढ़ा लिखा है ना, और जो पढ़ा लिखा होता है वही लीड करता है। हाँ, वो खाली बस, हाँ, जैसे इशारा कर देते हैं कि इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, ट्रैफिक पुलिस की तरह होता है। तो अब जरा हमको ये बताइए, भाषा का इस्तेमाल यूएनओ में, कॉन्स्टिट्यूशन में और बीएनएसएस में, जो बताएगा आज का दिन पूरा हमारे, उसका पूरा आज के दिन का खर्चा हमारा। अब भाषा की बात आई तो शुरू हो जाए यहीं पे, जीएस भी हो जाए आपका कुछ, तीनों पार्ट। पहले तो पूरा प्रयोग बताओ कि कितनी भाषाओं का, कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल में, कितने सेक्शन से कितने सेक्शन में कौन सी भाषा का इस्तेमाल होता है, कौन सी भाषा का। पहले तो बीएनएसएस में जो पढ़ रहे हो, जो हाथ में, उसी को बताओ पहले। पुराना अगर याद हो, 272, 73, 74, 75, कुछ पुराना याद है कुछ? 272 अब कहाँ गया? 292 में गया? 272, हाँ, नहीं, 312, 307 में, 307 में है क्या? न्यायालय की भाषा, 307 में। लैंग्वेज ऑफ द कोड देखो, पहले मम्मा देखो, फिर बच्चों को देखना। लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, अब किस स्टेट की कौन सी लैंग्वेज होगी वो डिपेंड करता है वहां के हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट पे, ठीक है।
अब तमिलनाडु में तो हिंदी नहीं चलेगी ना, चलेगी? पश्चिम बंगाल में तो अब वहाँ की कोर्ट के जो निर्णय होंगे वो हिंदी, लेकिन उसके लिए जो मम्मा है कौन सी, इंग्लिश है। इंग्लिश, इंग्लिश है। कोर्ट की लैंग्वेज क्या होगी, क्या लिखा है इन्होंने? वो तो धारित करेंगे, तो वही तो बता रहा ना, तमिल की तमिल होगी, बंगला की बंगाल होगी, किसके उससे करेगा, हाईकोर्ट के उससे करेगा। लेकिन हाईकोर्ट की भाषा क्या होगी? इंग्लिश। लेकिन उसकी भी भाषा को जजमेंट जो होगा वो हर लैंग्वेज में। अब कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाओ, रखे होगे ना 300 343 से शुरू है लैंग्वेज, 351 तक जाता है। ठीक है, कहाँ से शुरू है? 343 से जाता है 351 तक। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट की भाषा और हाई कोर्ट की भाषा अलग अलग है। दिया है, नहीं दिया है? 348 में किसकी भाषा दिया है? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। 348 और 347 में हाँ, वो राज्य की भाषा का। ठीक है, 347। 348 में हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट की भाषा है। आपकी राष्ट्रभाषा क्या है? नहीं है, कोई भाषा ही नहीं है आपकी, नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है हमारी। राजभाषा, राजभाषा का प्रोविजन कहाँ पे है? 343 और 349 में क्या है? और 50A में क्या है? 350A में मदर टंग। ये बहुत पूछता आपके प्री में। 350A मदर टंग की बात करता है। और 351 हिंदी के लिए है ना, हाँ, विकास के लिए हमें कुछ कहा गया है। ठीक है, चलो ये तो आप लोगों को हो गई। अब आगे आ जाओ। 372 मिला दोस्त, 307 है ना, 307 हो गया। अब यहां पे क्या होता है? ओरिजिनल मेंबर्स, फाउंडिंग मेंबर्स, किसी को याद है 6 भाषा है? किसको याद है? चलो भाई मान लेते हैं, अरबिक हो गया, अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश और रशियन। अब हमको इसमें से ये बताओ, ये तो तुम बता के तुम महारथी हो गई, कौन सी भाषा जनरल असेंबली में और कौन सी भाषा वहाँ की ICJ कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट? कहाँ? महासभा में भी? सर अभी तक जितना देखा है उसमें तो वो इंग्लिश ही बोलते हैं। बोलने से नहीं, हम जो मान्यता फ्रेंच है प्राइमरी वर्क लैंग्वेज।
प्राइमरी वर्क लैंग्वेज है। कोर्ट की ये तो प्राइमरी है ना, क्या अरबी नहीं चल सकती? कोर्ट में कौन कौन सी है? कोर्ट में सब चलेंगी नहीं। ठीक, पता करो। अरे इंग्लिश तो है ही है, इंग्लिश साथ और कौन सी है? दो लैंग्वेज है, पक्का? नहीं मेरा मुर्गा बना देंगे हैं? अभिषेक नहीं पता तुमको भी? और नालायक हो यार तुम लोग। मैंने आपको 100 आर्टिकल 105 पढ़ाया था। आप कहोगे नहीं सर नहीं पढ़ाया था आपने, हमें पता है, यही कहोगे। 105 में कोर्ट की डालो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। हाँ, फ्रेंच, इंग्लिश और फ्रेंच, स्पेनिश नहीं है। तो नहीं, हम कंफ्यूज रहे थे, हम देख रहे थे कि कौन कितना। हमारा ये रहता है कि जब तक देखो होता क्या है ना, कि अगर मान लो हम ही वो किए और हम ही बता दिए तो कोई मतलब नहीं हो, भूल जाओगे आप, तुरंत भूल जाओगे। जान तो लोगे, हमारी वाहवाही करोगे, लेकिन अपने आप को नहीं मजबूत कर पाओगे। तो इसलिए वो रिकॉल आपको करना होता है, आपको दिमाग पे प्रेशर डालना होता है ना। वो अलग अलग फिर होता है, जिस लैंग्वेज के जहाँ पे होगा वो। हाँ, लेकिन बेसिकली फ्रेंच और इंग्लिश। हाँ ठीक। आर्टिकल 105 में मैंने प्रिविलेज्ड बताया था, ऑफ द मेंबर, पार्लियामेंट ऑफ द मेंबर, है ना। तो यूएनओ में क्या भी आर्टिकल 105 जो है, यहाँ पे भी आर्टिकल यूज होता है। टोटल आर्टिकल 111 है ना, ठीक है। हमको लग रहा है कि हम 11 बोलेंगे, 105 बता रहे हैं तो 11 कैसे बोलेंगे? तो 105 में वहाँ पे भी विशेषाधिकार है, प्रिविलेज्ड है, तो दोनों का संबंध है। तो इसलिए याद रखने के लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ठीक, अब पता चल गया ना कोर्ट की लैंग्वेज 307। और आगे कुछ है? जजमेंट कहाँ लिखते हो आप, जरा वहां पे पास जाओ। जजमेंट कहाँ लिखते हो? 354 कहाँ पे गया? पुराना 393, उसमें देखो, उसमें भी दिया होगा। हाँ, कंटेंट ऑफ जजमेंट नहीं, कंटेंट ऑफ जजमेंट और भी उसमें, हाँ कंटेंट ऑफ जजमेंट में ही होगा। लैंग्वेज वहां पे भी यूज हुआ है। क्या लैंग्वेज यूज हुआ वहां पे? अंदर जा 393 है, वही तो 393 बोल रहा हूँ ना अपन। अब पुराने से क्या लेने देना? 393 फिर दिया है ना, फिर न्यायालय की भाषा दिया है, दो जगह यूज हुआ है। लैंग्वेज ऑफ जजमेंट है सर, हाँ, और यहाँ पे क्या है, यही मैं आपको याद दिला रहा, सुमेलित करने में जब आता है तो कभी कभी हिंदी वाले क्या होते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं। यहाँ पे न्यायालय की भाषा है और वहां निर्णय की भाषा, लेकिन हिंदी इंग्लिश में, हाँ, वहां पे निर्णय की भाषा और यहाँ पे न्यायालय की भाषा। अब आपको लगेगा न्यायालय की भाषा तो निर्णय की भाषा होगी और निर्णय की भाषा न्यायालय की भाषा होगी, दोनों को आपने मिला दिया। तो वहां पे निर्णय की भाषा जरा हमको बताइए कौन कौन हो सकती है? याद करो, ये सब आता है आपका। अभी एक आएगा आपका वो द्विभाषिया, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? एजुकेटर, द्विभाषिया जो होता है। नहीं नहीं, नहीं वो तो ना, बैंक लैंग्वेज भी नहीं यूज होता ना, वो भी नहीं यूज होता। 282 शायद पुराना था, 282 पुराना, 282 या 284 पुराना, नया कहाँ पे गया? द्विभाषिया।
इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर द्विभाषी कहाँ पे? हाँ हाँ, इंटरप्रेटर वो सही सही करेगा, गलत कर देगा तो अर्थ का अनर्थ नहीं हो जाएगा। 317 उसको भी बाउंड किया गया है। अगर मान लो कुछ चीज गलत कर दे ट्रांसलेट करने में तो क्या होगा? पूरा निर्णय का उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? थोड़ा सा अगर ट्रांसलेशन में गड़बड़ कर दे तो इसलिए उसको तो निर्णय की भाषा कौन हो सकती है, यही तो पूछा है। इसमें नहीं दिया, क्या दिया उसमें? क्या दिया? पढ़ो जरा अंदर। इस संहिता द्वारा अभिव्यक्त रूप से क्या मतलब होता है? दीवानी के मुंह से निकले हुए शब्द किसके होंगे? तब तो संहिता में जब बता दिया गया है कि लैंग्वेज ऑफ कोर्ट क्या होगी, फिर वहां पे क्या पढ़ी हो लैंग्वेज ऑफ कोर्ट में? अब वो राज्य सरकार द्वारा नहीं दे। ठीक है, आया समझ में? नहीं आया? पढ़ते हो खाली तुम लोग, बस मगजमारी नहीं करते हो, बस इतना ही कमी है। पढ़ते बहुत नहीं, मगजमारी नहीं करते हो। जब मगजमारी कर लेते हो तो सब चीजें ऊपर आ जाती है। नहीं करते ना? फिर आप ढूंढो, आप खूब मिलेंगी। ठीक है, किसकी भाषा कहाँ पे है। अभी 162 में नहीं पढ़े थे क्या? किस भाषा में किया जाएगा? तो इंटरप्रेटेटर उसमें 317। चलिए अब आइए भाई अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आइए। नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है? ऑनलाइन वालों को आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? 182 नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड। टू बी ऑफर्ड, कोई उत्प्रेरणा ना दिया जाना। देखो एक चीज है, मैं असल में सख्ती तो मैं करता हूं लेकिन आप लोगों से मजबूर हो जाता हूं। क्यों? वो कोई कहता है सर सर दर्द हो रहा है, सर भूख लगी है, सर ये समस्या है, वो समस्या है। 37 चैप्टर, इसमें 38 चैप्टर। 39 आईपीसी में, बीएनएस में। बहुत नालायक हो। हाँ 20 है, ठीक है 20 है। तो टोटल कितने हो गए? और 20 30 दो 32 और 39 कितना हो गया? 32 39 62 63 71 79। इतने दिन का प्रोग्राम आपका है। अगर आप कमर कस लो तो, कमर कस लो मतलब समझ रहे हो ना, सख्ती के साथ 2.5 महीने का काम है। 2.5 महीने। अगर हर एक सवाल, चाहे वो 3 दिन का रहा हो, चाहे वो 6 दिन का रहा हो, चाहे वो 6 घंटे का रहा हो, कहीं पढ़ा है आप लोगों ने बीएनएस में 3 दिन 6 घंटे 6 दिन? कहाँ पे? हाँ 3 घंटे 3 दिन रेस्ट करो, 3 दिन उसमें 6 दिन। पक्का है? 7 दिन है? कहाँ पे? तो सब याद हो जाएगा आपका। 71 दिन है ना? एफिडेविट बनवा के सब लोग देना कि 71 दिन हम क्लास मिस नहीं करेंगे। और इसके लिए आप लोगों को रखना है तो 2 को 8 8
10 33, एक महीना और बढ़ा लो, नहीं 71 नहीं, 71 30 100 दिन मान लो, 100 दिन मान लो, 100 दिन, क्योंकि वो 71 दिन लाने में 100 दिन हमें लग जाएंगे, ठीक है ना। कभी छुट्टियां होंगी, ये वो दुनियादारी चलेगी, बीच में होली भी आ जाएगी, कल ये परसों से मंडे से लग जाएगा, जिस दिन हिस्ट्री शुरू होगी उस दिन से लग जाएगा। हर रोज हमको 10 क्वेश्चन करने हैं इस तरह से, किस तरह से, यानी कि एक चैप्टर से जैसे हमने उठाया कि भाई एक चैप्टर में कौन कौन सवाल बन सकते हैं, उनको उठा के सबको यहाँ पे लिख दिया, बस ब्रीफ कर दिया। अब उनको चाहे मैच करो, कहते नहीं, जब मिल जाएगा तो जब आपके पास बेसन आ जाएगा जो भी मना है बनाओ, है ना, चाहे सुमेलित करो, चाहे टिप उस पर वो करो, सिंगल में ले लो, चाहे उसको, हाँ कौन सुमेलित नहीं है, जैसे मर्जी बनाओ, फिर वो यहाँ पे बॉक्स में आपके रहेगा सब। हाँ सारे, हाँ डे बाय डे कर लेना, और सारे सवाल यहीं पे निकाल लेना बाहर, कुछ पढ़ो चाहे ना पढ़ो, याद हो जाएगा बिल्कुल, लेकिन करते नहीं हो, दिक्कत इस बात नहीं, तो इसीलिए तो 71 पन्ने पलटते रहो, है ना। तो यही तो बीच बीच में आपको रिवाइज करवाया जाता है ना, बीच बीच में इसीलिए तो रिवाइज करवाया जाता है, टेस्ट इसीलिए तो होता है, और क्या लिए होता है। चलिए आगे आइए, 182, नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड, no police officer or other person in authority shall offered or make or cause to be offered or made any such inducement, threat or promise as is mentioned in section 22 of the BSA, है ना, ये तो आपने पढ़ा है ना, उसमें 4 शब्द यूज हुए, 3 नहीं 4 शब्द हैं। हाँ इसमें 3 ही किया यार, एक तो दिया तो यथावर्णित, तो वो गलत लिख दिया होगा, क्योंकि धारा 22 में यथावर्णित लिख दिया है ना, तो उसमें 4 है, इसमें क्वेश्चन नहीं लिखा है ना। इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रॉमिस एज टू मेंशन इन 600 में बढ़ते हैं, वही है तो होगा, क्वेश्चन भी आएगा इसमें, वो पुराना छापने में गलती किया। वही तो एज पर सेक्शन 22 तो सेम ऐसे ही है, तो इसे तो कह रहा था, कौन सा वकील थे ना, कह रहा था बड़ी गलतियां हैं इसमें, एक गलती यही है भाई, आप एक तरफ 22 दे रहे हो, 22 में 4 शब्द हैं, और यहाँ पे आप 3 शब्द दे रहे हो, तो गलती तो ही है ना, त्रुटि तो ही है, ठीक है। चलिए अभी तो बेयरक्टी देखिएगा, आप तीनों शब्द अंडरलाइन कर लीजिएगा, अगर चौथा आए बाय द वे तब क्या करोगे, तब कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ अगर यथा परिभाषित पूछ दे, हाँ वही रहेगा। हाँ हाँ तो 4 लगेंगे इसमें, 4 लगेंगे। But no police officer or other person shall prevent by any cause or otherwise any person from making in the cause of any investigation under this chapter any statement which he may be disposed to make of his own free will. कोई पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति इस अध्याय के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान किसी व्यक्ति को कोई कथन करने से जो वो अपनी स्वतंत्र इच्छा से करना चाहे किसी चेतावनी द्वारा या अन्यथा निवारित न करेगा। अगर कोई देना चाहता तो दे दे, उसको हम किसी तरह की कोई चेतावनी या कुछ नहीं दें, ठीक है। चलिए ये यहाँ तक आप, हाँ नहीं रोके मतलब कि उसमें अगर वो दे रहा है तो हम मना नहीं करें, आप खुद ही देना चाह रहे हो तो खुद ही कुआं में गिरना चाह रहा है तो गिर जाओ, कोई मना करेगा क्या आपको, हम नहीं रोकेंगे भाई, जाओ जाना है तो खुद जाओ, क्या रोकेंगे, ठीक समझ गई बात। चलो आगे आ जाओ।
अब आइए, अब ये सेक्शन आपके मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। संस्कृतियों और कथनों को अभिलिखित करना, रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट। क्या है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन? है स्टेटमेंट। यहाँ पे दो बातें हैं, एक कन्फेशन है और दूसरा स्टेटमेंट। तो एज लिख दिया है तो एंड, सॉरी एंड, एंड स्टेटमेंट। तो अब क्या करेंगे, पहले तो ये पता करो कि कौन लिखेगा। एनी मजिस्ट्रेट। उस जिले का कोई मजिस्ट्रेट जिसमें किसी अपराध के किए जाने के बारे में इत्तला रजिस्ट्रीकृत की गई है, चाहे उसे मामले में अधिकारिता हो या ना हो, इस अध्याय के अधीन उस समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान या उसके बाद जांच या विचारण प्रारंभ होने के पूर्व, शर्त है ये, ठीक है, बिफोर द इंक्वायरी और ट्रायल, किसी समय अपने से की गई किसी संस्कृति या कथन को अभिलिखित कर सकता है। पहली बात, ठीक है ना। प्रोवाइडेड दैट क्या कहता है, अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में अधिमान्यता श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से भी अभिलिखित किया जा सकेगा। फिर प्रोवाइडेड दैट किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जिसे तत्समय प्रदत्त किसी विधि के अधीन मजिस्ट्रेट की कोई शक्तियां प्रदत्त की गई कोई संस्कृति अभिलिखित नहीं की जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर किसी मजिस्ट्रेट, किसी पुलिस ऑफिसर को मजिस्ट्रेट की पावर दे दी गया है तो क्या वो भी इस धारा 164 का 183 का बयान लिख सकता है? नहीं लिख सकता, ध्यान रखना ये, ठीक है। शर्तें कौन कौन सी होती है, इसको लिखने में शर्तें कौन कौन सी होती है, ये देखना है। पहली शर्त तो ये है कि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जिसे तत्समय लागू किसी विधि के अधीन मजिस्ट्रेट की कोई शक्ति प्रदान की गई है, कोई संस्कृति अभिलिखित नहीं करेगा, पहली चीज, पहली शर्त है। दूसरा, अगर कोई कार्यपालिकी मजिस्ट्रेट अथवा अन्य मजिस्ट्रेट जिसे एक के अधीन संस्कृति अभिलिखित करने के लिए सशक्त नहीं किया गया है, नहीं किया गया और वो कर लेता है तो वो भी मान्य नहीं होगी। यानी कि अभी आंसर क्या है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी कन्फेशन या स्टेटमेंट सकता है। ठीक है, कब? जब उसको स्पेशली एम्पावर्ड किया गया हो। और दूसरी बात,
इसमें मौखिक का कोई स्थान नहीं है, ठीक है। इसमें ओरल का कोई प्लेस नहीं है। सब क्लास 2 हम लोगों ने देखा, अभी नहीं, अब आते हैं सब क्लास 2 में ही है। द मजिस्ट्रेट, मतलब 3-4 बातें हो गई ना, क्या क्या बातें निकली? एनी मजिस्ट्रेट में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी है, कब एम्पावर्ड किया जाएगा तब, ठीक है। पहले इसमें महानगर मजिस्ट्रेट भी हुआ करता था, अब उसको हटा दिया गया, ठीक है। हाँ भाई, क्यों नहीं, स्पेशली एम्पावर्ड किया जाएगा। कौन एम्पावर्ड करेगा? और हाँ, सब क्लास 2 क्या कहता है कि द मजिस्ट्रेट शैल बिफोर रिकॉर्डिंग एनी सच कन्फेशन एक्सप्लेन टू द पर्सन मेकिंग इट दैट ही इज नॉट बाउंड टू मेक अ कन्फेशन। यहाँ पे वो बाउंड नहीं, उसको बताया जाएगा, वहां पे बेचारा बाउंड था, एक कन्फेशन एंड दैट इफ डज सो। एक शायद एचजीएस में पूछा था कि 162 और 164 था ना पुराना, दोनों में अंतर पूछा था लिखने के लिए। बासठ 161 था, इसे था, दोनों में अंतर पूछा था, और यही चीज़ जानना चाह रहा था कि वहाँ का और यहाँ का स्टेटमेंट में अंतर क्या है, यानी पुलिस के सामने और यहाँ मजिस्ट्रेट के सामने, दोनों में अंतर पूछना। वो 61, उधर 61 और 62 यानी 100, और इधर 164 यानी जो 183। फिर कहता है कि संस्कृति, हाँ, टू मेकिंग कन्फेशन मेक दैट इफ ही डज सो it may be used an evidence as evidence against him, and the magistrate shall not record any such confession unless upon questioning the person making it he has reason to believe that it is being made violently. मजिस्ट्रेट किसी ऐसी संस्कृति को अभिलिखित करने के पूर्व उस व्यक्ति को जो संस्कृति कर रहा है ये समझा जाएगा कि वो ऐसी संस्कृति करने के लिए आबद्ध नहीं है। कौन? मजिस्ट्रेट आबद्ध नहीं है, और यदि वो उसे करेगा तो वो उसके विरुद्ध साक्ष्य में उपयोग में लाई जा सकती है, और मजिस्ट्रेट कोई ऐसी संस्कृति तब तक नहीं लिखेगा या नहीं करेगा जब तक कि उसे करने वाले व्यक्ति से प्रश्न करने पर उसको ये विश्वास करने का कारण ना हो कि वो स्वेच्छा से की जा रही है। बात समझे कि नहीं समझे? पता चल जाता ना कि ये आदमी दबाव में बोल रहा है कि स्वेच्छा से बोल रहा है। ये इतनी चीज मजिस्ट्रेट को क्लियर होनी चाहिए, और ये बातें मजिस्ट्रेट किसको बताएगा? ठीक है, वो नहीं, उसको बताएगा। अभी नीचे, इसके नीचे लगा होगा आपका, वो पूरा उसका प्रोफार्मा लगा होगा, है ना, कि बेटा ऐसे ऐसी बात है, आप इसके लिए बाउंड नहीं हो, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान दो, अगर आप बोलते हो तो ये आप ही के विरुद्ध लागू होगा, इसलिए बेहतर है कि ना बोलो तो ज़्यादा अच्छा, हम भी बच जाएंगे, तुम भी बच जाओगे, है ना। तो आगे चल के हो गई, हम भी लिखाने से बच जाएंगे, नहीं बहुत लंबा चौड़ा लिखना पड़ता है, ठीक है। वो कहानी बताएगा तो इरिटेट हो जाओगे, जैसे कभी डॉक्टर होते हैं ना, कुछ पेशेंट आते हैं वो कहानी सुनाने लगते हैं पूरी, सर 2 महीने पहले ऐसे हुआ था, फिर ऐसे हुआ था, फिर ये हुआ, फिर उनको दिखाए, फिर कहानी बताने लगा। अरे प्रेजेंट में क्या हुआ ये बताओ, कहानी बताने की जरूरत नहीं है। तो धारा 183 का जो सब क्लास 2 है, ये कब होगा?
सवाल इस बात का है, ट्रायल में होगा, जांच में होगा, इन्वेस्टिगेशन में होगा या जजमेंट में होगा? पहला सवाल ये बनता है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बिफोर लिखा है सर, बिफोर ट्रायल और लिख दो उसमें, इसमें भी लिखा है ना, सब क्लास 2 में तो नहीं लिखा है? लिखा है, लिखा है, सब क्लास 2 में तो नहीं लिखा यार। ये कंफ्यूजन कराता है तो हाँ, तो लिख देना। अब ये, अब मान लो अगर अभी कभी कभी सवाल आता है कि क्या फिर कन्फेशन, अगर सवाल आपसे कोई कर दे, कोई जज बैठा होगा तुरंत क्रॉस करेगा, बेटा ये बताओ तो फिर क्या कन्फेशन ट्रायल में नहीं हो सकता, इंक्वायरी में नहीं हो सकता? हाँ? वो भी कोर्ट के हम्म, बोलो, यहाँ पे सवाल आ गया ना, फंस गया ना मामला। टाइप्स ऑफ इन द कोर्ट ये कौन सा, ये कौन सा है? एक्स्ट्रा जुडिशियल और इंट्रा जुडिशियल क्या होता पता है तुमको? एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा किसके सामने होता है? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्विक्शन अदर देन मजिस्ट्रेट, अदर देन मजिस्ट्रेट तो नहीं है यहाँ पे, हाँ तो मजिस्ट्रेट है ना। अगर कन्फेशन किसी भी स्टेज पे हो सकता है बिफोर द, बस फर्क ये है कि ये वाला जो कन्फेशन है ये जांच और विचारण के पहले हो जाएगा, तो आगे फिर हमें कोई प्रोसीडिंग करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां पे 2 ऑप्शन आपके पास होते हैं ना, कि आप विचारण चाहते हो या नहीं चाहते हो। तो वो कहता नहीं साहब चाहते हैं, सर नंबर देखें तो हम भी सीखें क्या होता है, एक्यूज बोलता है। उसमें आपसे बोला जाता है कि जज साहब बोलते हैं कि आप अपने ऊपर लगाए गए चार्ज को स्वीकार करते हो या नहीं करते हो, आरोप आपके ऊपर ये लगा है, बोलो क्या आप, हाँ कि आप, हाँ गिल्टी का आप स्वीकार कर रहे हो कि आप अपराधी हो, या फिर आगे शुरू किया जाए। तो अगर ये वाला है तो तुरंत अभियोजक लगा देगा साहब कन्फेशन कर चुका है। कहाँ पे किया है? सब मजिस्ट्रेट के सामने किया है, लेके आओ, खत्म काम, वहीं से आगे कुछ बढ़ेगा नहीं। लेकिन अगर नहीं किया है तो उस ड्यूरिंग भी कर सकता है, यानी जांच, यानी कहने का मतलब अल्टीमेटली इन्वेस्टिगेशन के टाइम तो है ही है, बाद में भी ये अवसर आपको मिलेगा। मान लो यहाँ पे आपने डिनाई कर चुके, आपसे पूछ रहा है, मजिस्ट्रेट पूछ रहा है ना, तो आपने यहाँ पे नहीं दिया, 164 का बयान आपने नहीं दर्ज कराया, आगे आप प्रोसीड कर गए, आगे क्या होगा? या इसको उलट गए, इसको दिया आपने पलटी मार गए, रिट्रैक्टेड हो गया, आपने मुंह से मुंह कर गया, नहीं करेंगे, वो कर गया, कह रहे नहीं साहब हमने ऐसा नहीं कि हमको पुलिस वाले वो डराए थे, ये तो मजिस्ट्रेट साहब थे ना सामने, हाँ साहब मजिस्ट्रेट साहब तो थे लेकिन हम झूठ बोल गए थे। नहीं कुछ, रिट्रैक्टेड कन्फेशन भी होता है, मुकरी हुई संस्कृति, मुकरी प्रत्यारित, ठीक है, हाँ कर, बिल्कुल कर सकता। मतलब सर कोर्ट में जाके कह रहा लोगों को मौका मिले तो भगवान के सामने भी बोल दे, अब बोल के भी आते हैं।
बोल के भी आते हैं, भगवान के सामने भी लोग बोल के आते हैं ना। हाँ, बज गया, बजने दो तो बजेगा, अब टाइम मत देखना। हाँ, मतलब बात देखोगे आज। देखिए वो है ना कि आप ही लोगों के ऊपर सब डिपेंड करता है ना, हमारे ऊपर थोड़ी कुछ डिपेंड करता है। हमारे ऊपर थोड़ी डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक तरफ से रहेगा चैप्टर, एक तरफ से रहेगा जो शुरू, एक तरफ से, या तो उल्टा शुरू कर दो, 39वां 38वां 37वां ऐसे शुरू कर दो। चल इसको खत्म कर लो, नहीं तो रह जाएगा, इसको डायरेक्ट खत्म कर लो, कल फिर एक्सप्लेन कर देंगे इसका। सब क्लास थर्ड क्या है? इफ एनी टाइम बिफोर द कन्फेशन इज रिकॉर्डेड, द पर्सन अपियरिंग बिफोर द मैजिस्ट्रेट स्टेट दैट he is not willing to make the confession, the magistrate shall not authorize the detention of such person in police custody. संस्कृति अभिलिखित किए जाने के पूर्व यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने वाला व्यक्ति ये कहता है कि संस्कृति करने के लिए इच्छुक नहीं है, तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को कहेगा बेटा तू पुलिस के पास जा, ठीक है, नहीं पुलिस की अभिरक्षा में उसको डिटेन कर देगा, प्राधिकृत नहीं करेगा, डिटेन नहीं करेगा, प्राधिकृत नहीं करेगा, उसको सीधे भेजेगा कहाँ पे? जुडिशियल कस्टडी में, ठीक है, जुडिशियल कस्टडी में। फिर सब क्लास 4 कहता है उसको, आ रहा सब क्लास 4, एनी सच कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन Section 316 for recording the examination an accused person and shall be signed by the person making the confession, and the magistrate shall make a memorandum at the foot of such record to the following effects, है ना। अगर इसका इस्तेमाल नहीं किया तो हाँ, यहाँ हस्ताक्षर करना लाजमी है। अब नीचे वो पढ़ के सुनाएगा, क्या सुनाएगा? 316 में यही दिया हुआ है, हाँ? क्या लिखा है इसमें? पढ़ लो ना, इसको पढ़ लोगे ना, इसमें तो कुछ, मैं हस्ताक्षर में स्वेच्छा से सब कुछ जो भी है। सब क्लास 5, एनी स्टेटमेंट अदर दैन कन्फेशन made under subsection 1 shall be recorded in the manner hereinafter provided for the recording of evidence as is in the opinion of the magistrate best fitted to the circumstances of the cases, and the magistrate shall have power to administer oath to the person whose statement is so recorded. यहाँ पे शपथ भी दिला सकता है ना, दिला सकता कि नहीं दिला सकता? 6 में महिलाओं से संबंधित जो है वही वाली बात है, इसमें महिला मजिस्ट्रेट को इन्वॉल्व किया जाएगा, ठीक है। यदि कोई ऐसा अपराध जो 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से या आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय है, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी द्वारा उसके समक्ष लाए गए साक्ष्य के कथन को अभिलिखित करेगा। यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी या अस्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, तो मजिस्ट्रेट कथन अभिलिखित करने में किसी द्विभाषीय या विशेष प्रबोधक की सहायता लेगा। यहाँ पे आ गया ना इंटरप्रेटर, तो लिख देना, यहाँ पे भी सेक्शन डाल देना। कौन सा सेक्शन था? 317 डाल देना, ठीक है। तो यहाँ पे जो शब्द जिसके मिला करे स्पेशली उनको जितनी जगह लिखने को मिले उतनी जगह लिख दिया करो। इंटरप्रेटर है ना, लिख दो यहाँ पे, ठीक है। स्पेशल एजुकेटर इन रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट।
विशेष प्रबोधक नहीं, जो जैसे होता ना कि मान लो गूंगा व्यक्ति है ना, बात तो हाँ, तो वो उसको अंधा है तो उसका एजुकेटर मतलब वही है कि उसको कि जो बोल रहा है वो समझ रहा है कि नहीं समझ। गूंगा आदमी बोलेगा तो क्या समझोगी तुम, लेकिन अगर एक शिक्षक होगा तो वो समझता जाएगा, सब लिखाता जाएगा, है ना। अभी हम उर्दू में बोल रहे हैं तो कहेंगे हिंदी में लिखो, तो लिख सकती हो क्या? या हम उर्दू में क्या बोल गए हैं पता है क्या? सर बोलिए और सर बोलिए। खुश हो रहे थे मुझे बर्बाद देखकर, मायूस हो गए मुझे आबाद देखकर। पूरा समझ में आया। पूरा आ गया। अब यजीद समझ रही हो? यजीद, आगे बोलिए पीछे। यजीद समझ रही कि नहीं समझ रहे? अच्छा समझ लगा। यजीद अरे यजीद सर आगे। अजीब सा समझा, अजीब। लजीज तो होता है टेस्टी। अजीब सा कीमती होता है ना। अजीज मतलब बहुत। अजीज मतलब दोस्त होता है, अजीज अजीज। और यजीद जो होता है, जो धोखेबाज होता है, उसको यजीद कहते हैं। नहीं, उसका यजीद जो धोखा देता है। तो आज कौन सा दिन है? सेजरा समझ रही हो? मिलता, सेजरा समझ रही हो? सेजरा मिलता है उन कमीनों का सेजरा यजीद से, पाला बदल लेते हैं जो तादाद देखकर। अब इसमें समझ, अब लास्ट के 2 लाइन नहीं समझ में आई होंगे। तादाद समझ रही? पाला बदल लेते हैं जो तादाद देखकर। जिस जगह उनको सही लगता है धोखेबाज वहीं चले जाते हैं। मतलब पलटूबाज आदमी की बात कर रहा है। ठीक है, मतलब एक तरीके से जो नेता ठीक। होता है वो जहाँ सकता है वहाँ। हाँ, सेजरा मतलब होता है उसका खानदानी रिकॉर्ड जो होता है। जैसे कुछ खानदान होते हैं जो गद्दार टाइप के जो होते हैं ना, हाँ, सेजरा है उनका। चलिए ठीक है, अभी मिलते हैं हम लोग दोबारा, आप लोग आइएगा भी, ठीक है। कौन से साल से लिखा जाएगा यही बता दो। तेरा कौन से साल से लिखा जाएगा ये बता। 3 साल हिंदी वाले। इसको ऑफ कैसे किया जाएगा? तो नहीं जान रहे। अच्छा, स्टॉप।